नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर आपके सामने हम हैं वो है बैंक लोन से संबंधित विषय है कि बैंक लोन से संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है। अगर कोई डिस्प्यूट आपके सामने आता है, आपके साथ कोई दिक्कत आ जाती है बैंक लोन से संबंधित, तो क्या क्या दिक्कत को आप कैसे कैसे निपटा सकते हैं, कानून उसमें आपका कहां साथ देता है, कहां साथ कानून का कैसे साथ आप ले सकते हैं, इन तमाम चीजों के उत्तर आप तक हम पहुंचाएंगे। उसके अलावा अगर कोई और कानूनी समस्या से आप जूझ रहे हैं तो सीधे आप हम तक जुड़ सकते हैं। हमारी फोन लाइंस लगातार खुली हैं, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, सीधे हम तक जुड़कर बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और सर, दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता विक्रम सेठ हमारे साथ हैं। विक्रम, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जब हम लोग बैंक लोन की बात करते हैं तो सबसे पहले जब लोन की प्रक्रिया से पहले जो दिक्कत जो सवाल मन में आता है वो ये है कि बैंक लोन को डिस्प्यूट अगर सामने आ जाए तब क्या किया जाए, तो कैसे कैसे डिस्प्यूट्स, किस तरह के डिस्प्यूट होते हैं जो कि बैंक लोन से संबंधित होते हैं? देखिए, बैंक लोन से सबसे पहले डिस्प्यूट ये होता है कि आप तो पहले लोन अप्लाई करते हैं, लोन अप्लाई करते ही कुछ लोगों को लोन नहीं मिलता, कुछ लोगों को लोन मिल जाता है तो उसके बाद रिपे नहीं होता, कुछ लोग रिपे कर लेते हैं तो उसके बाद भी उस लोन से नहीं निकल पाते, कहीं ना कहीं उनको एनओसी नहीं मिलता और वो चीज़ कहीं ना कहीं खिंचती चली जाती है। तो इस तरह के कुछ स्टेजेस हैं जब लोन एक आदमी कोई भी लोन लेने जाता है, किस तरह उसको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये सब चीज़ें उसके पास आती हैं। जी, इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सबसे पहले अगर आपको लोन लेना है किसी भी बैंक से तो आपकी क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अकॉर्डिंगली सही होनी चाहिए। अब क्रेडिट रेटिंग लेने के लिए हम सब लोगों को यही लगता है कि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ जो है सिविल रिकॉर्ड ही मेंटेन करते हैं जो कि चेक होता है बैंक्स में। मैं लोगों को आज बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि खाली सिविल ही एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि एक डाटा मेंटेन करती है। सिविल के अलावा भी हिंदुस्तान में 4 अलग कंपनीज हैं, 3 और कंपनीज हैं, टोटल 4 कंपनी सिस्टम है जो अलग अलग क्रेडिट रेटिंग बैंक्स के साथ जो है काम करती हैं, जो क्रेडिट रेटिंग्स बैंक के साथ शेयर करती हैं। सिविल, इक्विफैक्स और इस तरह अगर आप गूगल करेंगे इसमें तो 4 कंपनीज और हैं। हर बैंक का अलग अलग क्रेडिट शेयरिंग कंपनीज है, वहां से शेयर करके उसी डाटा को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए खाली सिविल ही आपकी एक कंपनी नहीं है जहाँ डाटा आपका शेयर होता है। सिविल की रेटिंग हमारी कैसे होती है और लोन में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे कैसे संबंधित होती है, ये वेब से जानेंगे। इस वक्त धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कविनगर से हमारे दर्शक। धर्मवीर, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर जी, हमारा एक मैटर है जी। हमारे और हमारे भाई साहब के बीच में संधि पत्र हुआ था, सुलहनामा हुआ था जी। जो है जो आराजी नंबर है खेत का, जो है उसको जो है बिना सक्षम न्यायालय बंटवारा करवाए वादी या प्रतिवादी को भी पक्ष जो है मुंतकिल नहीं करेंगे। शर्त का उल्लंघन करके कोई भी पक्ष राजी की कोई संपत्ति मुंतकिल किसी के पक्ष में। धर्मेंद्र, आपकी आवाज दरअसल बहुत साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सुलहनामा के बाद कोई दिक्कत सामने आ रही है, आपका भाई उस सुलहनामा को फॉलो नहीं कर रहा? नहीं सर, वो जो है उसमें सुलहनामे में जो संपत्ति था उसमें कुछ 2.5 हिस्से के करीब जो है संपत्ति बेच दिए हैं। तो सर जी बिना बंटवारा के जो है कोर्ट से, सक्षम न्यायालय से, तो सर जी जो लिया है सर जी, तो वही पूछना चाह रही कि इसमें कोई आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है और आपकी पूरी बात भी हम तक नहीं पहुंच पा रही दरअसल। तो आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच गया है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन टीम आपको जल्द कॉल करेगी, आपकी बात सुनकर पूरी सहायता आपकी इस बारे में जरूर की जाएगी, बेफिक्र आप रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, जब हम लोन की बात करते हैं सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि लोन का जो अमाउंट हम लेते हैं उसको रीपे ना करने के ऊपर रेटिंग कैसे डिफरेंस होती है। और कई दफ़ा हम लोग ये भी देखते हैं कि लोन हम पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसके बावजूद भी रेटिंग बहुत सही नहीं हो पाती है। देखिए, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो क्रेडिट रेटिंग्स को देता है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरोज में क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज जो हैं वो हर एक कस्टमर की, एक बोरोर की रेटिंग्स को शेयर करता है। अगर वो टाइमली पेमेंट करता है तो हर महीने डाटा अपडेट होता है कंपनीज के साथ, बिकॉज क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एक्ट है जिनके अकॉर्डिंगली ये कंपनीज बनती है। जो इंस्टीट्यूशंस जिस तरह कंपनी का एस्टेब्लिश होता है वो देखा जाता है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हर बोरोर की एक डाटा मेंटेन करते हैं। उस डाटा मेंटेन के अकॉर्डिंगली जिसकी पेमेंट टाइमली आती है उसकी रेटिंग उस हिसाब से हर इंस्टीट्यूशंस को दी जाती है। इंस्टीट्यूशन
उस रेटिंग को देख के ही आगे डिस्पर्स करता है लोन। जी। अब रेटिंग का क्वेश्चन उठता है कि रेटिंग सही कैसे रहे। रेटिंग हमेशा सही रहेगी अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे, आपका ईएमआई टाइम पे जाएगा, और ईएमआई टाइम पे जाने के साथ साथ आप उसको एक डेफिनेट टर्म पीरियड में जितने में आपने लोन लिया है उतने में खत्म करेंगे, रेटिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आपकी ईएमआई टूटती हैं और बार बार टूटने के बाद लेट फी लग रही है, ये डिफॉल्ट लग रहा है, तो बिल्कुल आपकी रेटिंग सही नहीं रहेगी। इसके साथ साथ आपने क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड की भी पेमेंट आपने टाइमली नहीं की और कहीं ना कहीं आपकी पेमेंट्स रुकती हैं और आपको उसमें इंटरेस्ट के साथ साथ आपको लेट पेमेंट भी लग रहा है, तो भी वो आपको जो है डिफॉल्ट माना जाएगा, उसमें रेटिंग आपकी कहीं ना कहीं गिरेगी। ठीक है सर, इस वक्त उन्नाव से भभूति प्रसाद हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। सर अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हमने सन 2000 में जमीन खरीदी थी जी है, और हम हरिजन हैं। ये पट्टे की जमीन थी जो हमने खरीदी थी, हरिजन है, हरिजन से। तो गांव के लोगों ने इसको, दबंग लोगों ने इसको ग्राम समाज में दर्ज करवा दिया है। जी। इसके खिलाफ हम कमिश्नरी लखनऊ में गए हैं। जी। इसमें क्या होगा, हमको मिलेगी कि नहीं? 17 साल से हमारे पास है और अब ग्राम समाज में उसको दबंग लोगों ने एंट्री करवा दिया है। ठीक है, ये जो जमीन आपकी आप बता रहे हैं, इसके कोई कागजात आपके पास है, कोई मालिकाना हक जो दर्शाता हो कागजात? सब कुछ है हमारे पास, बैनामा है हमारे पास, खरीदने का इंतसाफ है, सब कुछ हमारे पास है। ठीक है विक्रम जी, क्या सहायता की हो सकती है सर? देखिए, अगर आपके पास सारे पेपर्स हैं, आपके पास बैनामा एग्रीमेंट है और इंतकाल जो आपने बोला वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो बेशक आप वो जो आपने जहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलाई है वहाँ पे आप देंगे, सब डॉक्यूमेंट्स देंगे, वहाँ पे सबमिट करेंगे, तो बेशक आपकी जीत होगी इसमें। इसके साथ साथ जो आपने प्रोसीडिंग्स वहाँ की, अगर उसकी कॉपी अगर हमें सेंड कर दें यहाँ पे, तो हम उसको देख के बेटर आपको बता सकते हैं कि इसमें और आप किस तरह से सुधार करके आप अपने केस में जल्द से जल्द जीत पाएं। ठीक है, इस वक्त सर झांसी से फवाद खान हमारे दर्शक। फवाद अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी फवाद। जी सर, जैसे अपन बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं जी। तो बैंक वाले ये बोलते हैं कि 4 लाख को लोन नहीं देंगे, तो ऐसा कोई लिखित में है आरबीआई की तरफ से या किसी बैंक की तरफ से? क्या कहा जाता है बैंक की तरफ की लोन क्यों नहीं देंगे? 4 लाख के लोन नहीं देते बोलते बैंक वाले। 4th क्लास के मतलब आप अपने हाँ, जो कर्मचारी की श्रेणी बता रहे हैं आप? जी जी, ये कर्मचारियों की प्रॉब्लम है कि 4 लाख के लोन नहीं देंगे, जबकि 3 क्लास का पुराने कर्मचारियों से भी ज्यादा वेतन लेता है। ठीक है, क्या कोई सर ऐसी गाइडलाइन है विक्रम से जानना चाहूंगा मैं सर? इसमें हर बैंक के अपने खुद के नॉर्म्स होते हैं, पता नहीं किस बैंक में गए जहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर कुछ और रूरल बैंक्स में जाएंगे या जो वहाँ के कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक है वहाँ पे जाएंगे, इनको निश्चित ही वहाँ से लोन मिलेगा। कुछ बैंक्स के, हर बैंक के अपने लैंडिंग के इंस्टीट्यूशंस के वो होते हैं, रूल्स होते हैं, उस रूल्स को ही फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं देते तो आप दूसरे बैंक में जाएं, रूरल बैंक में जाएं, वहाँ से जरूर आपको हेल्प मिलेगी। जैसे आपने सुना होगा किसान क्रेडिट कार्ड, किसान, क्योंकि उन बैंक्स में सब ये सुविधा है, तो जब उन सबको मिल सकता है तो आप सबको भी मिलेगा। लेकिन जरूरत है आपको सही बैंक ढूंढने की, उस सही बैंक की सही स्कीम को देखने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फवाद की बेहतर सहायता आपको मिली है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा विक्रम इस बात को लेकर कि क्रेडिट कार्ड को लेकर हम लोग अक्सर दिक्कतों का सामना करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से या तो ऐसा होता है कि जो ट्रांजैक्शन आपने की ही नहीं वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है, या फिर आपने जो ट्रांजैक्शन आपने की है उसका आपने अमाउंट जमा कर दिया है कि उसके बावजूद भी रिफ्लेक्ट आपकी रेटिंग में नहीं करता। तो ऐसे में अगर इंसान का सिबिल खराब होता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है, तो क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है जिसके लिए आप लायबल नहीं है, जो कि आपने नहीं की, जो कि आपका कोई डिजिटल वे से कोई फ्रॉड करके आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल लिए गए, उसमें आपकी कोई देनदारी नहीं बनती। बट बशर्ते आपको सबसे पहले जो आपके साथ फ्रॉड हुआ उसको आपको एक क्राइम दर्ज कराना पड़ेगा, एक एफआईआर रजिस्टर्ड कराएं, उसी पुलिस स्टेशन में जाएं जहां पे क्राइम हुआ, जहां के आप रहने वाले हैं, वहां पे जाके पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर के साथ साथ आप उसकी कॉपी बैंक को भेजें और बैंक से आप उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए करें, क्योंकि कंज्यूमर फोरम्स की इसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, कहीं जजमेंट्स इसमें आ रखी हैं कि जो भी बैंक के पार्ट में कोई फ्रॉड हो रहा है तो बैंक की भी लाइबिलिटी बनती है उसको इन्वेस्टिगेट कराने की। आपके साथ साथ बैंक के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेट कराए और देखे कि ये फ्रॉड कैसे हुआ था, क्या फ्रॉड जेन्युइन था, ये क्या था। बैंक को भी इस पार्ट में एक इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट लगाना पड़ेगा, तभी वो आपकी लायबिलिटी रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए आपको जरूरत है कि आपको साथ में कंप्लेंट जरूर करना है, कहीं ना कहीं जरूर कंप्लेंट करें और उसको परस्यू करें। ठीक है सर, जो हम लोग जब बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में सुनते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आता है, तो वो क्या होता है, क्या उसमें नियम कायदे होते हैं? जी देखिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है या होम लोन्स हैं, ये प्रॉपर्टी को
प्रॉपर्टी के एलियन में आपको लोन दिया जाता है। इसमें प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रह के ही बैंक जो है लोन देता है। इसमें अगर आप प्रॉपर्टी में अगर आप लोन नहीं देते हैं, लोन की रिकवरी आप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, EMI टाइम पे नहीं दे पाते हैं, तो आपकी उस पर प्रॉपर्टी कुड़ यानी रिकवरी होकर प्रॉपर्टी की सेल करके भी आपके पैसे जब्त किए जा सकते हैं, आपके पैसे लिए जा सकते हैं, रिकवर किए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे जरूरी है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर लोन लेते हैं तो सबसे पहले उसका लोन चुकाएं। अगर नहीं चुकाएंगे तो बैंक के पास पूरे राइट्स हैं। इसमें कानून है, बाकायदा सरफेसी कानून है आज के टाइम में, जिस कानून के तहत वो सीधा 10 लाख से ऊपर की रिकवरी होते ही बैंक के द्वारा जाके सीधा प्रॉपर्टी बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर किसी परेशानी के वश या किसी मजबूरी के चलते कोई व्यक्ति अगर बैंक का पैसा लौटा नहीं पा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी बिकने की नौबत आ जाती है बैंक के द्वारा, तो क्या कोई कानूनी प्रावधान है कि उसके ऊपर स्टे लिया जा सके या फिर रोका जा सके? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर वो किस कानून के तहत बिक रही है, अगर तो वो सरफेसी कानून के तहत बिक रही है तो आपके पास डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो उस कानून के तहत बनाई गई है, वहां जाके आप स्टे ले सकते हैं, वहां जाके अपनी मुसीबत बता सकते हैं, लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि बैंक के पार्ट पे कहाँ फ्रॉड हुआ। पैसा आपके पास नहीं है, ये कोई प्ली नहीं है, पैसा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा बैंक के पार्ट में कहाँ गलती है, तब जाके आपको रिलीफ मिल सकती है। अदरवाइज आपने लोन लिया तो आपको ये सोच के लेना चाहिए कि आपको कैसे देना है और कब तक देना है, आपको वो देना ही पड़ेगा, उसका कोई और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है सर, हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोन लेने के बाद जो किस्त जमा करनी होती है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बैंक की तरफ से कुछ एजेंट्स आते हैं जो आपके घर से किस्त कलेक्ट कर ले जाते हैं। अगर वो किस्त बैंक तक नहीं पहुंचती है, लेकिन वो एजेंट आपको स्लिप दे गया है, लेकिन आपके अकाउंट में चीज़ जमा नहीं होती, तो तब क्या कर सकता है इंसान? देखिए, इसमें बैंक की तरफ से दो चीज़ें होती हैं। एक तो होते हैं कलेक्शन एजेंट्स, जो बैंक के खुद रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बैंक के एजेंसीज होती हैं जो आके कलेक्ट करती हैं। एक उसमें आजकल कुछ देखा जा रहा है कि गुंडा तरह की प्रवृत्ति के लोग, जिसे रिकवरी एजेंट हम बोलते हैं, वो आते हैं और उसमें भी वो रिकवरी लेके कई बार जमा करा सकते हैं। कुछ नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए तो जो भी कलेक्शन एजेंसी का पर्सन आपके पास पैसा लेने आ रहा है, किस्त लेने आ रहा है, तो आप उसका आइडेंटिटी कार्ड देखें, चेक करें, उसी टाइम कस्टमर केयर पे कॉल करके उसका नाम बता के वहाँ से वेरीफाई करें कि वही बंदा है जो उस बैंक से आया कि नहीं, और उस टाइम वेरीफाई करके तभी उसको किस्त दें, अदरवाइज ना दें। और दूसरी बात यह है कि अपने चेक के थ्रू पेमेंट करें। अगर आप चेक के थ्रू पेमेंट करेंगे, अपने अकाउंट के नंबर से चेक से पेमेंट देंगे, तो वो आपके अकाउंट में ही जाएगी। तो ये कुछ सेफर साइट्स है जो आप अपना के चले, देख के चले, तो आपकी सेफर साइट हो सकती है, बच सकते हैं। ठीक है सर, इस वक्त लखनऊ से राजीव पाठक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। पाठक जी, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे सर दो क्वेश्चन है। एक तो ये है कि सर कोर्ट में पेशगार लोग जो होते हैं वो जज साहब के सामने पैसे लेते हैं, क्या मैं उसकी वीडियो लेकर किसी चैनल पर दिखा सकता हूँ? जी बिल्कुल सर। क्वेश्चन सर ये है जी दूसरा सर ये कि मेरा एक प्लाट है, मैं उस प्लाट पर जब लोन लेने जाता हूँ तो स्टेट बैंक ये कहते हैं कि आप अपने विद्यालय से फार्म 16 एक कोई होता है उसको भर के लाइए, मतलब दीजिए हमको। तो क्या फार्म 16 हमारा कॉलेज भरता नहीं है, तो क्या बिना फार्म 16 के हमको लोन नहीं मिल सकता? सर, आपके दूसरे सवाल के लिए हम लोग विक्रम जी के पास जाएंगे, लेकिन आपका जो पहला सवाल है तो उसके लिए बिल्कुल आप ऐसी वीडियो ला सकते हैं। और एपीएन खुद इस चीज़ की पहल करता है कि अगर कहीं भी कोई भी भ्रष्टाचार अगर होता है तो उसको सामने लाके हम रखें। अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है भी जो आप जिक्र कर रहे हैं तो आप सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं। हम वादा करते हैं कि ऐसी चीज़ों की असलियत जरूर खोली जाएगी। विक्रम जी, जिन्होंने पूछा सवाल, देखिए, जो फॉर्म 16 का आपने बात किया, आपको जहाँ से भी सैलरी मिलती है, आप सैलरीड पर्सन है और आपको जहाँ से भी सैलरी मिलती है, फॉर्म 16A में आपको रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी। अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो ही वो प्रूफ दिखा जाएगा कि आपके पास इतना पैसा आया, आपने साल में इतना पैसा कमाया। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो सरकार के पास कोई और जरिया नहीं है नापने का कि आपके पास कहाँ से पैसा आया, आप कितनी रिटर्न है, आपकी सालाना इनकम कितनी है। लेकिन सर जो कह रहे हैं कि जहाँ काम करते हैं वहाँ से कोई फॉर्मेलिटी होती नहीं है। अगर वो नहीं देते तो इनको देखिए बात करनी पड़ेगी उनसे और बकायदा उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लोग क्यों नहीं देते भाई, वो उनको देना पड़ेगा, वो क्यों नहीं देंगे? अगर वो उनको दे रहे हैं सैलरी तो उसको इस तरीके से कानूनी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं इस चीज के लिए? ये इनको अपनी इंस्टीट्यूशन के साथ लड़ना पड़ेगा, उसमें एक लीगल नोटिस सर्व करें उनको कि इस तरह मुझे पैसा दे रहे हैं ये लोग और इसके लिए मुझे फॉर्म 16 नहीं भरने दिया जा रहा, या इस तरह नहीं हो पा रहा, तो इस तरह जो भी चीजें हैं इनसे कार्रवाई करेंगे तो वो इनके साथ जरूर करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है राजेश जी, उम्मीद मैं करता हूँ कि बेहतर सहायता आपको मिली है और अगर भविष्य में आपको किसी और सहायता की जरूरत होती है तो हम तक आप सीधे जुड़ सकते हैं निसंकोच। इस वक्त मोहम्मद आरिफ बुलंदशहर से हमारे दर्शक। आरिफ, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आरिफ, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? हेलो जी आरिफ। जी मेरा जमीन से मेरा जो है मुकदमा। आरिफ, आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पा रही। दरअसल आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। इंडियन लीगल सर्विसेज फाउंडेशन टीम की तरफ से आपको जल्द कॉल किया जाएगा और बेहतर सहायता इस मामले में आपकी
जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए विक्रम जी। और तमाम चीज़ें क्या मैं समझना चाहूँगा आपसे कि लोन के मामले में और क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं और लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए ताकि कोई डिस्प्यूट सामने ना आ पाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोन तभी लें जब आप उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कर सकते हैं। अगर रीपेमेंट नहीं कर सकते आप लोन ना लीजिए। उस लालच में कि हम लेके उससे कुछ प्रॉफिट लेके या फिर दे देंगे, तो बिल्कुल ऐसा काम मत कीजिए। उसमें कल को कभी कोई नुकसान में आप फंस गए तो आप अननेसेसरी एक डिस्प्यूट में फंस जाएंगे, एक लिटिगेशन और खड़ा हो जाएगा। तो जो कमाना था वो तो गया, यहाँ पे जो पूंजी आई वो भी चलेगी और बैंक को भी देनी है। तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप दे सकते हैं, रीपेमेंट कैपेसिटी है, तभी दें। इसीलिए कारण है जो बैंक्स हैं वो आपसे बाकायदा आपकी रिटर्न्स लेते हैं। रिटर्न पूरा चेक होता है, आपका सिविल रिकॉर्ड यानी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन पूरी चेक होती है कि आपके पास कितने ड्यूज हैं, आपके पास कितने तरह के लोन्स हैं, उसके अलावा आपका कितना घरेलू खर्चा है, कितना है, वो सब चीजें कैलकुलेशन, उनका पूरा टैरिफ है, उस हिसाब से टेबल से टैरिफ करके तभी वो आपको लोन देते हैं। कितनी किस्त आप हर महीने दे सकते हैं, उस हिसाब से ही टैरिफ में आपको लोन डिस्पर्स होता है। तो ये सब चीजें आपको देखने की जरूरत है। हमीरपुर से अजय हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। अजय, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर नमस्कार, मैं ये जानकारी चाहता हूँ जी कि मुझे सीसी मिलने का क्या प्रावधान है करेंट अकाउंट होल्डर को। मैं एक व्यापारी हूँ, किस स्टेप पे कैसे मिल सकता है? हाँ। और बैंक को क्या कंडीशन होती है? कुछ इनको गारंटर के तौर पे कुछ मकान वकान की बिल्कुल आपकी बात हम समझ रहे हैं अजय। इसके लिए हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, तो जिस बैंक से आप करना चाहते हैं, जहां पे आपका अकाउंट है, आप वहां जाकर इस मामले में पूछें तो आपको शायद बेहतर सहायता मिल पाएगी। अगर कोई कानूनी दिक्कत आपके सामने है तो आप हमें निसंकोच होकर कॉल कर सकते हैं। कानूनी सहायता हमारी तरफ से आपकी निःशुल्क और बेहतर जरूर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बेहतर सहायता हमारे दर्शकों की करने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से सही वक्त पर न्याय मिले। और इस मामले में अगर आपके सामने कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो निसंकोच होकर आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।